दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था को माना जाता है। यदि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटक हैं या उसको प्रभावित करने वाले जो भी विभिन्न कारक हैं, यदि उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है तो निसंदेह रूप से उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होती ही होती है, साथ ही उस राष्ट्र के विकास दर को भी वह प्रभावित कर देती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटक मुद्रास्फीति और उससे संबंधित WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का दृष्टि IAS के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है सलमान और आइए देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है। खबर के बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनको समझना आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप इन शब्दावलियों का अर्थ सही से नहीं जानते हैं तो जो भी बातें या जो भी हम चर्चा करेंगे वो आप लोग सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे। तो हम देखेंगे मुद्रास्फीति क्या है और WPI क्या है यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। इसके बाद देखेंगे कि यह जो खबर आई है इस खबर में शामिल वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जहां पर उच्च मुद्रास्फीति की बात की जा रही है, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति दर देखी गई है। इसके अलावा हम उन वस्तुओं उन मदों को भी देखेंगे जहां पर मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई है। इसके बाद आने वाले निकट भविष्य में मुद्रास्फीति में किस तरह से जोखिम बना हुआ है उसको देखेंगे और सबसे अंत में एक प्रश्न भी हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें इस टॉपिक की तो यह टॉपिक जो है GS पेपर 3 के अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन से जुड़ा हुआ है। और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि खबर क्या है। तो खबर आई है वाई इन्फ्लेशन एंड WPI इज डाउन बट नॉट ऑल प्राइसेस। तो यहां पर यह कह रहा है कि मुद्रास्फीति और WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट तो देखी जा रही, क्यों गिरावट हो रही है, लेकिन जो भी अन्य वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं में गिरावट नहीं हो रही है। तो इसी की चर्चा करते हैं और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण घटकों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वह क्या होते हैं, जो कि आप सभी को मदद करेंगे इस वीडियो को समझने में। तो सबसे पहले देखेंगे कि मुद्रास्फीति और WPI क्या है। तो मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें, इसको सरल शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति हो जाती है तो इसी को हम मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर इसको एक हम एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके मांग में वृद्धि देखी जा रही है और जो वस्तु है वह बहुत ही लिमिटेड है, तो प्रत्येक व्यक्ति उसको चाहेगा कि वह उसे मिल जाए, इससे उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो इससे मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वह उत्पन्न हो जाती है। तो मांग और आपूर्ति में जब असंतुलन की स्थिति हो जाती है तो इसकी वजह से मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है। मुद्रास्फीति पैदा होने से क्या तात्पर्य है, किसी भी वस्तु की कीमतों में वृद्धि या उसमें उछाल आ जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जो मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में देखी जाती है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण माने जाते हैं। एक तो कारण यह है कि ये जो मुद्रास्फीति है यह मांग जनित है, यानी कि मांग जनित कारक, और दूसरा जो है लागत जनित कारक। अब मांग जनित कारक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि देखी जाती है तो निसंदेह रूप से वह जो वस्तु होती है उसकी कीमत में वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो वस्तु का निर्माण किया जा रहा है उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, उसमें जो श्रम लग रहा है, उसमें जो भी वस्तुएं लगाई जा रही है, कच्चे माल लगाए जा रहे हैं, उनकी कीमतों में यदि वृद्धि हो जाती है तो इसको हम लागत जनित कारक कहते हैं, या हम कॉस्ट पुश इफेक्ट कहते हैं, या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बात करें कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। तो मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए दो कारक या दो तरीके हैं। एक है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब इसमें अलग अलग किस्म की अलग अलग एक तरह से बास्केट मान लीजिए उसमें होती है, और उसमें कुछ वस्तुएं होती है जिनका अलग अलग भारांक होता है और उसी के आधार पर इनकी गणना की जाती है। तो एक बार थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी हम समझ लेते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करें, जो थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में जब परिवर्तन होता है तो इससे हम थोक मूल्य सूचकांक की गणना करते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु की बिक्री जो है लार्ज स्केल पर की जाती है और उससे उसकी कीमतों में जो भी परिवर्तन होता है, जो उसका कैलकुलेशन किया जाता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत किया जाता है। वही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें खुदरा खरीदार यानी जो रिटेल खरीदार हैं उनके दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को देखा जाता है। अब यहां पर आप दो टर्म देख रहे हैं, एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक है कोर इन्फ्लेशन। तो ये क्या होते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी दी हुई अवधि के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं की कीमतों में जो परिवर्तन देखा जाता है उसी को हम
हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। वही अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का गणना हम नहीं करते हैं जिनकी जो कीमत होती है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती है, यानी कि उनकी कीमतों में जो उतार और चढ़ाव होता है वो बहुत ही कम समय में होता रहता है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों को हम शामिल नहीं करते हैं, साथ ही साथ ईंधन और बिजली को भी हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो यहां से आप ये दो बातें समझ चुके हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है। तो यह जो खबर आई है यह मुख्य रूप से यह बात कहती है कि निकट भविष्य में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है और जो कोर इन्फ्लेशन है वह लगभग 5% के आसपास रहने वाली है। और इस खबर के आधार पर अगर हम बात करें तो यह खबर यह कहती है कि मई महीने में पिछले 25 महीनों के से भी नीचे जो है मुद्रास्फीति जा चुकी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमतों में वृद्धि भी देखी जा रही है। और उसके पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वह उच्च आधार प्रभाव है, जिसकी वजह से जो भी ग्रोसरी से संबंधित या भी जो भी किराना से संबंधित वस्तुएं हैं उनकी बिक्री में तेजी देखने को मिली है। अब बात कर ले इस रिपोर्ट के आधार पर वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें मुद्रास्फीति की दर जो है उच्च बनी हुई है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट यह कहती है कि तकरीबन 7.5 साल के अंतर्गत जो मुद्रास्फीति है यानी जो इन्फ्लेशन है उसमें 3.48 यानी कि 3.5% ऋणात्मकता देखी जा रही है, यानी कि नकारात्मकता इसमें बनी हुई है। तो अब वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं जिनमें उच्च मुद्रास्फीति की दर देखी गई है। तो खाद्य और पेय पदार्थ इसमें है। अगर इनका भारांक बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत तो 54.18% है। वहीं अगर अनाज और उत्पाद की बात करें तो इनका जो वेटेज दिया गया है कैलकुलेशन के दौरान 12.35% है और इसमें भी वृद्धि देखी गई है। मार्च की अगर बात करें तो 15.23% इसमें मुद्रास्फीति देखी गई है। वहीं पर मई की बात करें तो हालांकि थोड़ा सा इसमें गिरावट देखी गई है जो 12.6% है। इसके अलावा दूध और उससे संबंधित जो भी उत्पाद हैं, सितंबर 2022 की बात करें तो इसमें जो मुद्रास्फीति थी वह 7% थी, लेकिन फरवरी 2023 में यह बढ़ करके 9.65% हो गई। तो इन सारी चीजों में, इन सारी मदों में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वह उच्च बनी हुई है। इसके अलावा मसाले, तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाइयां, इनकी जो स्थिति है मुद्रास्फीति के मामले में वह स्थिर बनी हुई है, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं देखा जा रहा है। जो भी मुद्रास्फीति की दर पहले से थी वो उसी के आसपास बनी हुई है। लेकिन मसालों की मुद्रास्फीति दर की बात करें खासकर यह दोहरे अंकों में पहुंच गई है। और बात करें इस साल जनवरी यानी जनवरी 2023 में तो इस मसालों में जो भी मुद्रास्फीति थी वह 21.09% तक पहुंच गई थी। तो यह मुख्य कुछ मदे हैं जहां पर उच्च मुद्रास्फीति की दर बनी हुई है। हालांकि बात करें कुछ ऐसी मदों के बारे में या कुछ ऐसी वस्तुओं की जहां पर गिरावट भी देखी गई है तो उसमें मांस और मछली शामिल है। इसमें पिछले 3 महीनों में अपस्फीति यानी कि मुद्रास्फीति की जगह अपस्फीति यानी कि इनकी जो कीमतें हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तेल और वसा के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पर जो इनका भारांक है मुद्रास्फीति कैलकुलेशन के दौरान 4.21% है। इसमें काफी तेजी से गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पिछले 4 महीनों से यहाँ पर नकारात्मक दर बनी हुई है, यानी कि लगातार पिछले 4 महीने से इनकी कीमतों में ऋणात्मकता यानी कि कमी देखी जा रही है। इसके अलावा उच्च आधार प्रभाव जो है, आधार प्रभाव जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम मुद्रास्फीति की कैलकुलेशन करते हैं तो एक बेस ईयर होता है। तो बेस ईयर के आधार पर हम बात करें तो फल और सब्जियों की जो मुद्रास्फीति है इसको भी कम करने में उच्च आधार प्रभाव का अपना महत्वपूर्ण रोल है। तो ये कुछ वस्तुएं रही जहां पर मुद्रास्फीति में गिरावट देखने को मिली है। अब इन दोनों की अगर हम बात करें यानी कि ऐसी वस्तुएं जहां पर मुद्रास्फीति की दर उच्च बनी हुई है और ऐसी वस्तुएं जहां पर मुद्रास्फीति की दर में कमी देखी गई है, तो इनकी जब हम तुलना करते हैं तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। अगर देखें तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है स्पाइसेस मसालों के मामले में बात करें तो अप्रैल 2022 से लेकर के मई 2023 तक देखिए तो अच्छा खासा इसमें उछाल देखा गया है, यानी कि मुद्रास्फीति की दर इसमें जो है काफी ऊंची बनी हुई है। वहीं अगर हम सीरियल्स और प्रोडक्ट्स की बात करें यानी दाल और उससे संबंधित जो भी अन्य उत्पाद हैं उनको अगर देखें जो ये रेड कलर से दिख रहा है
तो यहाँ पर भी देखें अप्रैल 2022 से लेकर के एक अच्छा खासा यहाँ पर उछाल देखने को मिला। हालांकि वर्तमान समय में कुछ इसमें डिक्लाइन यानी कि कुछ कमी देखने को मिल रही है और यह 12.65% के स्तर पर बनी हुई है। इसी तरह से कुछ अन्य मदे भी हैं, इसमें अलग अलग कलर से इसमें दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें अप्रत्याशित रूप से कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जहां पर लगभग स्टेबल है, कुछ की वस्तुएं की जो कीमतें हैं वह स्थिर बनी हुई है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम यह कह सकते हैं कि जो मुद्रास्फीति और होलसेल प्राइस इंडेक्स निचले स्तर पर चला गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जहां पर उनकी कीमतों में गिरावट तो देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जहां पर उनकी कीमतों में काफी वृद्धि देखी गई है। और इसी वृद्धि के पीछे जो मुख्य कारण माना जा रहा है वह उच्च आधार प्रभाव माना जा रहा है। अब बात करें मुद्रास्फीति का आने वाले भविष्य में क्या जोखिम हो सकते हैं, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति की अगर बात करें जिसमें बहुत सारी वस्तुएं शामिल होती हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यह 5% से नीचे रहने की उम्मीद है। वहीं जून 2023 की अगर बात करें तो मुद्रास्फीति दर में मामूली वृद्धि देखने को भी मिल सकती है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के आधार पर एक बात और भी सामने आई कि जो चालू वित्तीय वर्ष है उसकी दूसरी छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति पर कमजोर मानसून का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति में कुछ प्रभाव देखा जा सकता है। यानी कि खाद्य मुद्रास्फीति जो है कुछ ऊपर के स्तर पर खिसक करके जा सकती है। इसके अलावा जो मुख्य कारण है, जो मुख्य प्रभाव पड़ने वाला है, जो मुख्य जोखिम है मुद्रास्फीति को लेकर के, वह अल नीनो प्रभाव है। अब अल नीनो प्रभाव की वजह से क्या होगा, जो भी खरीफ की पैदावार है वह प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ जो रबी की बुआई होगी वह भी प्रभावित होगी। तो कुल मिलाकर के उत्पादन प्रभावित होगा, जिसकी वजह से खाद्य मुद्रास्फीति जो है उच्च स्तर पर जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे देखिए कि फसल उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति प्रभावित हो गई, क्योंकि अल नीनो प्रभाव के कारण खरीफ की फसल प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ रबी की बुआई प्रभावित हो रही है। निसंदेह रूप से फसल उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इस रिपोर्ट की बात करें, इस रिपोर्ट के अलावा अगर बात करें तो कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जिनके जो संबंधित अर्थशास्त्री हैं या जो जानकार हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। तो इसी तरह से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इकरा, उसकी अदिति नायर का यह कहना है कि खाद्य तेलों को छोड़कर ज्यादातर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में शुरुआती तेजी के आधार पर जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति मई के 4.3% से बढ़कर जून में 4.3 से 4.7% पर पहुंचने की उम्मीद है। यह ऐसा एक अनुमान है, हालांकि यह जो वृद्धि इसमें दिखाई दे रही है, जो यह अनुमान है बहुत ही मामूली सा है। वहीं अगर बात करें बर्कलेज के एमडी और ईएमएस या एक्स चाइना इकोनॉमिक्स के राहुल बजोरिया की, तो उन्होंने अपने एक नोट में यह बात जाहिर की है कि आने वाले समय में दाल और अनाज की कीमतों पर नजर रखने की जरूरत है। साथ ही साथ खाद्य कीमतों को बड़े पैमाने पर मौसमी वृद्धि देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने अभी अल नीनो का जिक्र किया, तो मौसमी वृद्धि भी खाद्य की कीमतों में देखने को मिल सकता है। यदि फसल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम रहता है तो निसंदेह रूप से जो भी खाद्य है या खाद्यान्न है उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में एक उछाल और एक वृद्धि देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गैर खाद्य वस्तुओं में स्वास्थ्य, शिक्षा लागत और व्यक्तिगत देखभाल यानी पर्सनल केयर से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, इसके अलावा इनसे जुड़ी जो भी अन्य प्रोडक्ट हैं उनमें भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है मुद्रास्फीति की कुछ वस्तुओं में स्थिर अवस्था है, यानी कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो इन सारे प्रभावों के बावजूद भी उनकी जो कीमत है वह स्थिर रूप से बनी हुई है। तो यहाँ से अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो रिपोर्ट आई है जिसने यह प्रदर्शित किया है कि आने वाले भविष्य में जो भी हेडलाइन मुद्रास्फीति है और कोर मुद्रास्फीति है वो लगभग 5% के आसपास रहने की अनुमान है, या 5% से भी नीचे यह जा सकती है। इसके पीछे जो मुख्य कारण माना जा रहा है उसमें मुख्य रूप से मौसम से संबंधित जो प्रमुख घटक है, खासकर अल नीनो, इसके अलावा लोगों के द्वारा जो भी ग्रोसरी से संबंधित आइटम्स हैं या किराना से संबंधित आइटम्स हैं उनमें जो लगातार खरीदारी बनी हुई है, यह सारा प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। अब लास्ट में हम लोग एक प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि सभी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट न होने के बावजूद भी मुद्रास्फीति एवं थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट देखी जा रही है? कथन का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रश्न को आप लोग 250 शब्दों में मेंस के स्तर पर लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में
जिन बातों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हालांकि यह जो टॉपिक है, अगर आप इसको न्यूज़पेपर में देखेंगे तो तथ्यात्मक बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आंकड़े बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से चीजों को सरल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।